हरियाणा प्रदेश में डीजीपी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर आरसी मिश्रा चैनल 18 भारत से रूबरू हुए और अपने अनूठे विचार साझा किए। आइए जानते हैं उनके उत्कृष्ट विचार कैसे हैं, जो उनके निजी व्यक्तित्व को अलंकृत करते हैं और प्रेरणादायक रूप से जनमानस के बीच प्रसिद्ध को सुशोभित भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन सोसाइटी के डीजीपी डॉक्टर आरसी मिश्रा से बात करेंगे। नमस्कार सर, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। लेकिन लास्ट में एनिमल शब्द जुड़ा। वैज्ञानिक ओरिजिन हमारी एनिमल, तो एनिमल शब्द यहाँ भी हमारा नहीं आता, लेकिन हमारे लिए एक नई परिभाषा उसने दी, सोशल। यदि आप सोशल हैं तो आप मैन कहलाने के लिए, मानव कहलाने के लायक हैं, और सोशल नहीं है तो बाकी जानवर और आप में कोई फर्क नहीं है। इस परिभाषा में सोशल शब्द काट दो, क्या हो जाएगा? मैन इज एनिमल, इतना ही फर्क है। तो यदि हम सोशल नहीं हैं, सामाजिक नहीं हैं, एक दूसरे के सुख दुख नहीं बांटते, एक दूसरे का हमारा भाईचारा नहीं है, समाज में जो है समरसता नहीं है, समाज में लोगों के साथ हमारा बराबर का व्यवहार नहीं है, तो हमें जानवर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारी जो डेफिनीशन है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, वो यही है कि हमको सामाजिक होना है। हम सोशल हैं तभी हम मैन कहलाने लायक हैं, तभी हम मानव कहलाने लायक हैं। सर, ऐसी बिजी लाइफ में आप किताबें भी लिखते हैं, काफ़ी किताबें लिखी हैं आपने। मेरी 20 के करीब किताबें हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों पे है। हमने पर्यावरण पे काफ़ी काम किया है। मैंने पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है, तो पर्यावरण से मेरा अपना लगाव है। उस पर मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। बाकी पुलिसिंग पे हमने जो है किताबें लिखी हैं। हमारा पंजाब पुलिस रूल, जो कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पूरे पाकिस्तान में अभी भी वही चल रहा है जो अंग्रेज़ों ने 1935 में लिख के दिया था। वही पंजाब पुलिस रूल 3 वॉल्यूम्स में जो चल रहा है, इंग्लिश में था, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उसको अपडेट किया, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स डाल के उसको हमने हिंदी में पब्लिश किया, जिससे इन सभी स्टेट्स के लोगों के, पर्टिकुलरली जवानों के लिए बहुत ही ये जो है अच्छा रहा कि वो इसको हिंदी में पढ़ने लगे। अदरवाइज़ अंग्रेजी में कोई इसको पढ़ नहीं पाता था। तो हमने उसको भी जो है पंजाब पुलिस रूल को हिंदी में लिखा, जिसके लिए भारत सरकार में बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ने उसको हमारे को अवार्ड किया, एमएच ने उसमें अवार्ड किया। और साथ में हमने जो और भी जो इस तरह की किताबें लिखी जो सामाजिक इश्यूज़ पे थी, क्राइम पे थी। और सबसे अच्छी जो बात मैं जो बताना चाहूँगा कि अभी एक छोटे से अदृश्य कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये अभी छोटी सी जो है एक सिंगल वायरस है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले अमेरिका में एंथ्रैक्स के पार्सल भेजे गए थे और उस एंथ्रैक्स के पार्सल से पूरा अमेरिका हिल गया था। एंथ्रैक्स है क्या? बेसिकली एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया है। हिंदुस्तान में हर आदमी जो है, जितना किसान है ना, उसको खाता पीता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे जानवरों के पैरों में एक बीमारी होती, सफ़ेद पाउडर निकलता है, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। बेसिकली वो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। हमारे किसान एक हाथ से उसी को साफ करते हैं, उसी से दूध निकालते रहते हैं, उसी से उसको पीते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय जब अमेरिका पूरा हिल गया था एंथ्रैक्स से, मैंने पहली बायोलॉजिकल वारफेयर पे अपनी किताब लिखी थी। उसमें हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, जो ये बायोलॉजिकल वेपन है, इनके बारे में लिखा था। और तब मैंने कहा था कि दुनिया में आपको ना न्यूक्लियर जो है वेपन से डर है, ना आपको बाकी केमिकल वेपन से इतना डर है, ना आपको हथियारों से, गोली बारूद से डर है। यदि दुनिया को सबसे बड़ा डर है तो बायोलॉजिकल वेपन से है। और बायोलॉजिकल वेपन्स में आपके ये बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के इस तरह के आपके जीवाणु और विषाणु आते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ों का तो एरिया, क्षेत्र लिमिटेड है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन एक बार जो है नेचर में वायरस आ गया तो पूरी जहाँ जहाँ हवा जाएगी, पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में वो फैलेगा और पूरी दुनिया को जो है वो तहस नहस करेगा, तबाह करेगा। आपने उसका एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल कोरोना वायरस देखा है। अभी भी साइंटिस्ट के पास पूरी दुनिया में
लोगों के पास कैंस में इस तरह के वायरस बैक्टीरिया जो है उनके पास हैं कि वो पर्टिकुलर एक रेस को समाप्त करना है, तो उनके जीन से स्पेसिफिक वो बैक्टीरिया वायरस बना करके रखा हुआ है। पर्टिकुलर एक क्रॉप को डैमेज करना है तो उसके जीन से उस तरह के बैक्टीरिया वायरस डेवलप कर रखा है, जो कि एक बार हवा में छूट जाएंगे तो पूरी की पूरी रेस को समाप्त कर देंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आगे जो डर इस बात का है कि बायोलॉजिकल वेपन्स जो ये बनाए जा रहे हैं, ये मानव सभ्यता की सबसे जो है अंतिम सीढ़ी मानी जाएगी कि कुछ भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। सर, आपने कोविड की बात की है। कोविड के दौरान में पुलिस ने बहुत सी सेवाएं दी हैं। उस वक्त काफ़ी पुलिस कर्मचारियों की डेथ भी हुई है, तो उनके परिवार के लिए किस तरह का किया गया है पुलिस वक्त? देखिए, भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत ही जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं कोविड के लिए, आम जनता के लिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, और भी जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से फंड्स, दवाइयाँ, सब सामान दिया है। यहाँ तक कि जो कोविड में लोगों की डेथ हुई उनको कंपनसेशन भी दिया गया है। मैं समझता हूँ जो मैक्सिमम पॉसिबल है सरकार ने पूरी सहायता की है। और हमारे यहाँ आपने लगातार देखा है कि डॉक्टर्स भी और पुलिस कर्मचारी भी लगातार जो है कोविड की इस रेस में, कोविड की इस लड़ाई में लगातार वो लगे रहे और लगातार जो है इसको फाइट करते रहे। हम लोग खुद जो है लगातार इसमें काम करते रहे। उस समय मेरी पोस्टिंग खुद जो है मेवात में थी। मैं जो है उसमें एडीजी साउथ रेंज था, जिसमें मेवात जिला आता है। जो पहला फेज कोविड का आया था, जब पूरी दुनिया हिली हुई थी, पूरी दुनिया डरी हुई थी, उस समय जो मरकज़ से, दिल्ली से करीब 2000 कोविड इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स आए थे वो मेवात में घुसे थे। उनको हम लोगों ने निकाला था ढूंढ के, उनको हमने आइसोलेशन में डाला था, उनको क्वारंटाइन किया था, उनको मेडिसिन दिया था और 100 के 100% वो पेशेंट ठीक हुए, एक भी डेथ नहीं हुई। जिसमें कि करीब 70-80 के करीब जो है अन्य देशों के थे जो वहाँ पे आए थे। सबको जो है हमने डिपोर्ट किया, सबका जो है पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कमी नहीं रही। हमने पूरा उसका जो है पूरा जो सरकारी सिस्टम है, तंत्र है, वो उसमें लगा रहा है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि बेसिकली कोविड एक ऐसी बीमारी है, एक अदृश्य वायरस है और उसके बारे में इतना ज़्यादा जो है डरा दिया गया है कि कई लोग तो जो है डर के मारे जो है इसके शिकार हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो कहा जाता है, जो डर गया सो मर गया। तो कोविड जो है एक ऐसा वायरस है, यदि उससे आपके मन के अंदर डर बैठ जाए, जिस तरह से मीडिया में और सब जगह उसको जो है लगातार जो है हाइप किया जा रहा था, उससे बहुत से लोग जो कमज़ोर दिल के थे उससे वो उनमें डर बैठ गया। तो इससे जो है बेसिकली हमारा काम है कि हम लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। जागरूकता की मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत है। जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, डर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसका बायोलॉजिकल आपको बताऊँ फार्मूला, मैंने कई डॉक्टर्स को और जो है कई जगह मैंने अपने जो स्पीच दिए उसमें हमने एक ही चीज़ बताया कि बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती क्या है, जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ का परसेप्शन आता है, कोई चीज़ हम सुनते हैं, तो सबसे पहला परसेप्शन कहाँ आता है, हमारे दिमाग में। और यहाँ पे क्या बैठा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यदि यहाँ पे सिग्नल जो है आपके निगेटिव आता है, डर का आता है, भय का आता है, तो यहाँ से जो हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो जब बॉडी के सेल में जाते हैं तो बॉडी के सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने से क्या होता है कि वाटर आउट होता है, सेल श्रिंक कर जाते हैं। सेल जब श्रिंक कर जाएंगे तो उसके अंदर की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी तो एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाएंगी, और एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो गई तो आपके शरीर की इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी। आपको कोविड का कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। तो जब डर का सिग्नल जाएगा तो निगेटिव हार्मोन्स एंजाइम रिलीज होंगे, वो आपके सेल्स को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करेंगे तो इम्यूनिटी डाउन होगी, बीमारी पकड़ेगी। अब इसका उल्टा है। पहले इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे दूं कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में आपका बॉस आपको किसी बात पे धमका दिया, डरा दिया, तो क्या होता है कि उसी समय आपको जो है पूरी बॉडी पसीना छोड़ देती है,
आप जो है कांपने लगते हैं, तो क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव आपको जो है वहाँ से सिग्नल मिले जो आपकी बॉडी को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज क्या हुआ? वाटर होगा, बॉडी के सेल से वो पसीना दिखता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कह दिया भूत है, भूत है, डर के मारे आप पसीना छोड़ देते हैं, कांपने लगते हैं। तो बेसिकली ये एक निगेटिव है जो कि आपकी जो है सिग्नल्स आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करेगा तो इम्यूनिटी जाएगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, आपको वो बीमारी पकड़ेगी। अब इसका उल्टा मैं बता रहा हूँ, यदि आपको कोई डर नहीं, कोई कहता कोरोना है या ये बीमारी है या भूत यहाँ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आपको डर नहीं बैठा तो आपके जो माइंड्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो नॉर्मल हार्मोन्स एंड एंजाइम रिलीज करती हैं, वो पॉजिटिव हार्मोन्स एंजाइम रिलीज करती हैं। पॉजिटिव हार्मोन्स एंजाइम्स क्या होगा? आपके बॉडी के सेल्स को रिचार्ज करेगा। वहां पे क्या था? डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज होगा तो क्या होगा? बॉडी के सेल्स स्वेल करेंगे, फूलेंगे, तो जो वाटर है सेल्स के अंदर रहेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। मेटाबॉलिज्म यदि फास्ट होगी तो आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, आपका इम्यूनिटी लेवल हाई होगा। जब इम्यूनिटी लेवल हाई होगा, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई आपको चीज़ डरा वो नहीं कर सकती, कोई बीमार नहीं कर सकती। इसलिए हमारे कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, निगेटिव नहीं। निगेटिव आपको डिस्चार्ज करेगी, पॉजिटिव आपको रिचार्ज करेगी। तो आपको रिचार्ज करना है। और इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप खिलाड़ी जब युद्ध उसमें जा खेल जीत करके आता है तो क्या होता है? चेहरा लाल हो जाता है, पूरी बॉडी स्वेल कर जाती है और इम्यूनिटी लेवल टॉप पे होता है, उसको कोई बीमारी डर नहीं होता। तो इसलिए आपको जो है अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है। इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म कहते हैं जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी। जब आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके बॉडी में होगा, दुनिया की कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, कोई कोरोना नहीं पकड़ेगा। अपने मस्तक पे भी कंट्रोल करना, मतलब कि इसको कहेंगे। बिल्कुल, आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, तभी आप आगे जो है बढ़ेंगे, तभी आप अपने डर को जो है दबा सकते हैं, हटा सकते हैं, उससे दूर हट सकते हैं। और यदि डर नहीं है तो फिर कोई आपको परेशानी नहीं है। मिश्रा जी, आपने काफ़ी ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है, किसी एक ऑपरेशन के बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, पुलिस में तो कोई ना कोई नए इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं। पुलिस में बहुत से इनकाउंटर्स भी होते हैं, बहुत से हमारे क्रिमिनल के साथ जो है डायरेक्ट फेस टू फेस जो है हमारे इनकाउंटर हुए हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली जब हम मेवात में थे तो वहाँ पे कई इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि मेवात हमारा कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अपराध तो वहाँ पे होते ही है, साथ में वहाँ पे गोकशी का भी एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, वहाँ पे थोड़ा सा अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, बच्चों में उसमें इतना शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा सा अपराध की दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं। सर, ये भी कह सकते हैं जो बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, पंजाब का, काफ़ी बिल्कुल उसका तो इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन सरकार ने इतना जो है वहाँ पे प्रयास किया है, इतना गवर्नमेंट की एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं कि लोग जागरूक हों, लोग पढ़े लिखें, लोग जो है नौकरियों में जाएं, लोग जो है अपने आप पर्सनालिटी को डेवलप करें, खुद के अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, अपने खुद जो है बिजनेस स्टैब्लिश करें। उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जो है हमने जो है बड़ा माइन्यूटली देखा है। और हमने तो एक दो इनकाउंटर्स भी देखे हैं कि रात को पेट्रोलिंग करते हुए हम जा रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कि रोड ब्लॉक है, हम लोग जा कर के रोड को खोलते हैं और देखते हैं कि साइड में जो है क्रिमिनल्स जो है उसमें बैठे हुए हैं चौबारे में, वहाँ से कूद के भागते हैं। हमारा उनका काफ़ी देर तक वो होता है, एंड देन वो छोड़ के भागते हैं, मैदान छोड़ के भागते हैं, उनको हम चेज भी करते हैं और करने के बाद जो है उनको पकड़ते भी हैं। तो इस तरह के बहुत से पुलिस के इनकाउंटर होते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जहाँ जाइए, क्राउड कंट्रोल में, वहाँ भी 1 to 1 हमारा इनकाउंटर। तो पुलिस तो जो है हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट, जहाँ सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ पे पुलिस फ्रंट में होगी। तो ये तो हम लोगों का जो है जॉब का एक बेसिक नेचर है। तो इसलिए हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें,
लोगों को पुलिसिंग के बारे में बताएं, लोगों को समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ, परेशानियाँ, बुराइयाँ हैं उनके प्रति आगे करें और लोगों को मेंटली क्योर करें जिससे कि वो अपराध की दुनिया में न आए। हमारे यहाँ कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि व्यक्ति को इतना जागरूक कर दो कि ये तुम्हारे कर्म जो है निगेटिव हैं या ये अपराध की दुनिया में ले जाएंगे, ये आपका जो है करियर खराब कर देंगे, आपका परिवार खराब कर देंगे, इस तरह से लोगों को पहले से जागरूक करके रखें तो मैं समझता हूँ लोग ऐसे कर्म नहीं करेंगे और एक आदर्श नागरिक बन करके एक आदर्श समाज में काम करेंगे। सर, साइबर क्राइम की बात करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कितनी रोकथाम कर रखी है उसमें? देखिए, साइबर क्राइम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम पे अलग से जो है आईटी एक्ट बना हुआ है। साइबर क्राइम पे जो है जिस हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, बैंकिंग डिजिटलाइज हो रही है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बाकी जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, हर तरह की जो चीज़ें हैं सब में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल है। आजकल आप बैंकों में देख रहे हो रोज़ जो है लोगों के पासवर्ड, एटीएम कार्ड्स, पिन कोड्स लेकर के लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो जितनी स्पीड से हमारा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम जाएंगे साइबर क्राइम बढ़ेगा, लेकिन साथ में हम लोग लगातार उनको जो है ट्रैक भी कर रहे हैं। साइबर क्राइम पे जो कानून बने हैं उसके तहत पर्चे भी दर्ज कर रहे हैं, लोगों को पकड़ भी रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में दोनों चीज़ें हैं, इसमें पुलिस के लिए बड़ा आसान हो गया ट्रैकिंग करना। सर, क्या कहा जाता है कि मतलब कि जिस तरह की इनकी जो नेटवर्किंग होती है वो भी इनके अपने होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है पहुँचना। नहीं, ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम में मैंने बता दिया कि इसको पकड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी अपराध आप करोगे तो उसका ट्रेस जो है जरूर रह जाता है। बाकी चीज़ों में आपको पता नहीं चले, लेकिन इसमें जो है डिजिटल वर्ल्ड में सबका आपको ट्रेस मिलेगा। आप मोबाइल चोरी किए हैं, कहीं भी जाओगे आपकी ट्रैकिंग लग जाएगी। मोबाइल का ईएमआई नंबर आपको उसका वो नंबर है, मोबाइल का नंबर है। आप जो है बैंक से जहाँ से निकाले हो उस स्थान पे जहाँ आप जा रहे हो, देन जितने मोबाइल्स आप सिस्टम बदल रहे हो, सबकी कहीं ना कहीं ट्रैकिंग हो जाती है। तो इसमें पकड़ना आसान है और इसमें काफ़ी पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये तो वही है, लगातार जो है चेज वाली बात है कि अपराधी अपराध करेंगे, पुलिस लगातार चेज करके उनको पकड़ती रहेगी। दूसरा, साथ में हम सामाजिक जागरूकता का अभियान रखें, लोगों को जागरूक करें कि जो इस तरह के डिजिटल वर्ल्ड में अपने काम कर रहे हैं, जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, जो अपने वो हैं, उन सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने पासवर्ड, अपना कोड, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें किसी को साझा ना करें। इनको जो है हमेशा प्रोटेक्ट रखें। किसी के पूछने पे अजनबी या कोई अननोन आए तो उसको नहीं बताना चाहिए। कई बार लोग गलती में, कई बार कोई अननोइंगली बता जाते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह आप बात करते हैं कोविड की, कोविड इस वक्त बहुत कम चरण पे है। काफ़ी फ़ोन आते हैं कि भाई आपने फर्स्ट डोज लगा ली, सेकंड डोज लगानी है तो उसका एक OTP आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा भी काफ़ी सुनने को है। देखिए, वो तो एक अलग चीज़ हो गया। कोविड के बारे में जो OTP आता है, नहीं, वो साइबर क्राइम से नहीं, उसका OTP ले लेते हैं, फिर अकाउंट खाली हो जाता है सारा। नहीं, वो साइबर क्राइम का जो है इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो इस तरह के OTP आते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी से आते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ से आते हैं, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है। जो उस तरह के OTP हैं वो अलग होते हैं, बैंकिंग वाले अलग होते हैं। ये तो हमारा एक सोशल सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल, मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं कि हमने आपको सेकंड डोज लगानी है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक OTP आएगा, उस OTP बताते साथ ही अकाउंट बिल्कुल नील हो जाता है। हाँ, तो वो तो देखने की बात है ना कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं। फिर वहाँ पे उनको आपको फर्दर क्वेरीज करनी चाहिए कि भाई आप हमारे से OTP मान रहे हो तो हमारा पूरा डिटेल बताओ कि आपके पास क्या हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो है कब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, पहला डोज हमने कब लिया था या दूसरा डोज कब लिया था, किस जो हमने जो है हॉस्पिटल से लिया था। आप थोड़ा सा उससे 2 क्वेश्चन करोगे वो वहीं पे फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये सब। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा ऐसे में कि इस तरह के जब अपराध होते हैं तो उसमें फर्दर आपको 2-4 क्वेश्चन अपने दागने चाहिए, जिससे कि पता चल जाए बंदा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है। जिस तरह की इस बार लहर में, कोविड लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए।
देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन की वैल्यू अब लोगों को पता चली है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है ऋषि मुनियों ने तो शुरू से ही बताया था कि बगैर ऑक्सीजन के आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन आपको सिर्फ जो है प्लांट से मिल सकती है, पेड़ पौधों से। इसलिए पेड़ पौधों को बचाओगे, लगाओगे, तभी ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे जितने गुरुकुल चलते थे, आप देखते थे हमेशा जो है जंगलों में जो है लोग चलाते थे, जहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन आपको मिलती थी और डायरेक्ट आपकी CO2 प्लांट लेते थे। ये साइकिल चलती रहती थी और वहाँ पे बच्चे जो है जागरूक पढ़ते लिखते थे। अब लगातार हम लोग जो है दूसरी कल्चर में, ऐसी कल्चर में आ गए हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अब हर जगह होने लगी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए। एक सिलेंडर आपका तकरीबन 1000 रुपये का मिलता है और एक दिन में 3 सिलेंडर आपको ऑक्सीजन चाहिए। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर एक दिन में चाहिए, तो एक दिन में आपको जो है 3000 का सिलेंडर लगता है। 10 दिन में आपका कितने का हो गया? 30,000 का। 30 दिन में कितना हुआ? 90,000 का। एक महीने में 90,000 का हुआ। 12 महीने में कितना होगा? करीब 10,80,000 का। एक साल में तकरीबन 11 लाख का हो गया। यदि आपकी 70 साल उम्र है, कितना लग गई? 7 करोड़ 70 लाख। 11 सिलेंडर से अच्छा तो हम पौधे लगा ले। 7 करोड़ 70 लाख। नेचर आपको 7.5 करोड़ की फ्री ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए देता है और हम इतने स्वार्थी हैं कि उन्हीं पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं। तो अपनी मौत का सामान तो हम खुद बना रहे हैं। हम क्यों नहीं पेड़ लगाते जिससे कि हमको नेचर में अबंडेंस में ऑक्सीजन मिले? हम सिलेंडर में क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं लोगों को इसके प्रति प्रेरणा की कमी है, कहीं ना कहीं हम सबको मिलके इस प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाने की कमी है। जब तक हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तब तक हम कभी खुश नहीं रहेंगे। इंसान यदि खुश रहना चाहता है तो उसको प्रगति की गोद में ही खुश रहेगा। की तरफ आया था, लेकिन जो हालात बन गए हैं, अब वापस शहर से जंगल में ही उसकी जान बच सकती है। शहर में तो कंक्रीट और लोहे के जंगल बचे हैं, हरे फॉरेस्ट खत्म हो गए। अब आपको मैं इन पंच तत्वों का संधि विच्छेद करके बताऊंगा। भा का मतलब क्या होता है? भूमि, पृथ्वी। गा का मतलब होता है गगन, आकाश। वा का मतलब होता है वायु या हवा। आ का मतलब होता है अग्नि या आग। और ना का मतलब होता है नीर या जल। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों को मिला दोगे तो आपके भगवान पैदा हो गए। तो आपके भगवान ये पंच तत्व हैं, आपके भगवान ऊपर नीचे कहीं नहीं। इसलिए इन पंच तत्वों की हमको पूजा करनी चाहिए, इन पंच तत्वों को हमको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही मेरा अस्तित्व है। इसी से मैं पैदा हुआ हूँ, इसी में मैं पल पोस रहा हूँ। यदि ये समाप्त हो गया तो मानव सभ्यता क्या, ये पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन भगवान की हमको पूजा करनी है। पूछ रहे थे, आप मानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है आज के जमाने? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो अपने पेरेंट्स से विरासत में चीज़ें ली हैं, हमने आने वाली अपनी जनरेशन को वो ट्रांसफ़र नहीं की। तो ये जनरेशन टू जनरेशन घटती चली जा रही। हमारे बच्चों को यही नहीं पता हमारे संस्कार क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी नैतिकता क्या है, हमारी सामाजिकता क्या है, हम कैसे एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार होता है, पेरेंट्स के प्रति हमारा क्या जो है उत्तरदायित्व है, पेरेंट्स का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। कहीं ना कहीं सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं और उसका जो है रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा समाज जो है बिखर गया है। जो एक मान सम्मान जो है बच्चे का अपने माता पिता के, जो एक प्रेम और प्यार स्नेह जो पेरेंट्स का एक अपने बच्चे के प्रति होता था, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भावनाओं से हट करके एक मैकेनिकल लाइफ में हम जा रहे हैं।
जिसको कि हम कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब है मशीनी युग। हम मशीनी युग में जी करके मशीनों की भावनाओं और मशीनों की तरह जी करके काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो यदि हम इस पृथ्वी पे अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सही शिक्षा, सही दिशा निर्देश, सही कर्तव्यों के बारे में, सही संस्कृति और संस्कारों के बारे में यदि उनको नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार विलुप्त होते जाएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है हरियाणा से डीजीपी आरसी मिश्रा जी, कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ राजकुमार।